आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस दौर की बात करेंगे जिसने आधुनिक भारत के इतिहास की दिशा को पूरी तरह पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। ये केवल कोई आम सैन्य बगावत नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये एक ऐसा जबरदस्त झटका था जिसने उन्हें भारत में अपनी पूरी रणनीति को जड़ से बदलने पर मजबूर कर दिया। आज हम मूल ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर ये समझेंगे कि कैसे एक सदी तक भारत के समाज को बदलने की कोशिश करने वाली सत्ता अचानक एक बेहद कठोर राजनीतिक नियंत्रण के ढांचे में सिमट कर रह गई। ठीक है, तो चलिए आज की इस चर्चा की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1857 का उत्प्रेरक, फिर सामाजिक हस्तक्षेप पर रोक, इसके बाद रूढ़िवादी गठबंधन बनाना, फिर सेना का पुनर्गठन और अंत में राजनीतिक नियंत्रण की वास्तुकला। आइए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। खंड 1, 1857 का उत्प्रेरक। 1858 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। इस समय ब्रिटिश प्रशासन ने विद्रोह का बहुत गहराई से विश्लेषण किया और 3 बिल्कुल स्पष्ट प्रशासनिक सबक सीखे। पहला, उन्हें यह एहसास हो गया था कि सैन्य और नागरिक दोनों ही स्तरों पर ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीयों के बीच संवाद की भारी कमी थी। दूसरा, जिन रियासतों और बड़े जमींदारों ने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी थी, वे असल में उनके लिए बहुत मूल्यवान सहयोगी साबित हुए थे। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा सबक था, वो ये कि भारतीय समाज की परंपराएं और जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें ऊपर से कोई ब्रिटिश सुधार थोपकर आसानी से नहीं बदला जा सकता। और सच कहें तो इन्हीं 3 बातों ने उस नई सोच को जन्म दिया जिसने 1947 तक ब्रिटिश राज को चलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 2, सामाजिक हस्तक्षेप पर रोक। 1857 से पहले और उसके बाद की नीतियों को देखें तो एक बहुत ही नाटकीय अंतर दिखाई देता है। 1857 से पहले अंग्रेज भारत के सामाजिक संस्थानों को बिल्कुल ब्रिटेन के स्तर पर लाने के लिए बड़े उत्साह से काम कर रहे थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। लेकिन 1857 के बाद स्थिति बिल्कुल 180 डिग्री घूम गई। शासकों ने भारतीय समाज में पश्चिमी सुधार लागू करने की अपनी योजनाओं से पूरी तरह किनारा कर लिया। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों और धर्म के मामलों में दखल देने से सख्त परहेज करना शुरू कर दिया। हालात तो ऐसे हो गए कि जब हिंदू बाल विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर कुछ ब्रिटिश प्रशासकों की व्यक्तिगत राय इसके पक्ष में होती थी, तब भी उन्होंने कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया। और ये रातों रात हुआ कोई अघोषित बदलाव नहीं था। 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की इस आधिकारिक उद्घोषणा को देखिए। ये विशिष्ट दस्तावेज ब्रिटिश सरकार की गैर हस्तक्षेप की इस नई नीति का सबसे बड़ा आधार बन गया। इस एक वाक्य ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब साम्राज्य का लक्ष्य भारत को पश्चिमी सांचे में ढालना नहीं है, बल्कि बस किसी तरह मौजूदा सामाजिक ढांचे के भीतर अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। खंड 3, रूढ़िवादी गठबंधन बनाना। सामाजिक रूप से पीछे हटने के साथ साथ उन्हें एक नई राजनीतिक रणनीति की भी सख्त जरूरत थी। सत्ता बचाए रखने के लिए सरकार ने तय किया कि जो लोग संकट के समय वफादार रहे, उन्हें राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बनाया जाए। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कैनिंग का ये उद्धरण शानदार ढंग से इस सोच को दर्शाता है। उनका मानना था कि 1857 के उस भयंकर राजनीतिक तूफान में ये बड़े जमींदार और रियासतें ही वो लहररोधी दीवारें थीं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से डूबने से बचा लिया। इसी सोच ने अंग्रेजों को भारत में एक वफादार कुलीन वर्ग तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उस समय की कारण और प्रभाव की इस कठोर सच्चाई पर जरा गौर कीजिए। जिन राजकुमारों और जमींदारों ने साथ दिया, उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में ऊंचे दर्जे दिए गए और उनकी क्षेत्रों की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? संयुक्त प्रांत के वो आम किसान जिनके फायदे के लिए पहले भूमि सुधार शुरू किए गए थे, उन्हें विद्रोह में अपने पुराने जमींदारों का साथ देने के कारण अविश्वसनीय मान लिया गया और इसका नतीजा बहुत ही दुखद रहा। अगले 90 वर्षों तक भूमि सुधारों को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बंगाल और बिहार जैसे बड़े क्षेत्र दशकों तक बड़ी जोतों और जमींदारी के बोझ तले ही दबे रहे। चलिए अब चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं। सेना का पुनर्गठन। राजनीतिक दोस्त बनाने के बाद सबसे तार्किक कदम था सैन्य शक्ति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना। एक ऐसा विशाल संगठनात्मक फेरबदल किया गया जो 1947 तक लगभग वैसा ही रहा। सबसे पहले उन समूहों को सेना से बाहर का रास्ता दिखाया गया जिन्होंने मुख्य रूप से बगावत की थी। आगरा और अवध के सैनिकों की इकाइयों को पूरी तरह से भंग कर दिया गया
और इनकी जगह पर अंग्रेजों ने उन समूहों की नई रेजिमेंट बनाई जिन्होंने संकट के दौरान साम्राज्य का साथ दिया था, जैसे कि सिख और बलूची। ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी ताकि भविष्य में सेना के भीतर कोई भी सामूहिक एकजुटता पैदा ही ना हो सके। अब इन आंकड़ों के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये सीधे तौर पर उसी गठबंधन नीति का सबूत देते हैं जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। 1880 तक आते आते स्थायी सेना में लगभग 66,000 ब्रिटिश सैनिक और 1,30,000 मूल भारतीय सैनिक थे। लेकिन असली हैरानी की बात रियासती सेनाओं का आकार है, करीब 3.5 लाख सैनिक। ये विशाल आंकड़ा साफ दिखाता है कि सैन्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार अपने रूढ़िवादी सहयोगियों यानी भारतीय राजकुमारों और उनकी सेनाओं पर कितनी भयानक रूप से निर्भर हो चुकी थी। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, राजनीतिक नियंत्रण की वास्तुकला। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते नियंत्रण की यह सैन्य रणनीति एक बहुत ही कठोर कानूनी ढांचे में तब्दील होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब बहुत से भारतीय सैनिकों को यूरोप और मध्य पूर्व भेज दिया गया तो सरकार को अपनी सत्ता कमजोर लगने लगी। इसी डर से 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया। लेकिन हालात तब और बिगड़े जब 1917 में रॉलेट कमेटी बनाई गई। असल में सरकार युद्ध के समय मिली अपनी इन आपातकालीन शक्तियों को शांति के समय भी छोड़ना नहीं चाहती थी, और इसी जिद का नतीजा था 1919 का वो कुख्यात रॉलेट एक्ट, जिसने पूरे देश में आग लगा दी। रॉलेट एक्ट के तहत जो नियम लागू किए गए वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। बंगाल, बॉम्बे और पंजाब में विद्रोह को कुचलने के नाम पर जूरी के बिना सुनवाई, लोगों के घरों पर निगरानी और सबसे भयंकर बात, बिना किसी मुकदमे के 3 साल तक जेल में डाल देने का अधिकार सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम ने राजनीतिक विरोध को बलपूर्वक कुचलने के लिए न्याय प्रणाली के सारे मूल सिद्धांतों की ही धज्जियां उड़ा दी थीं। तो यहाँ सबसे अहम और विडंबनापूर्ण बात देखिए, जिस कानून को ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक विरोध को हमेशा के लिए कुचलने का एक अचूक हथियार माना था, वही उनके गले की फांस बन गया। इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो भयानक आक्रोश पैदा हुआ, उसी ने महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति के एकदम केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। डर पैदा करने के बजाय कठोर नियंत्रण की इस वास्तुकला ने एक ऐसे सामूहिक असहयोग आंदोलन को जन्म दे दिया जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक विशाल जन आंदोलन में बदल दिया। और अंततः ऐतिहासिक स्रोतों के इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने समाज को सुधारने की कोशिश छोड़ दी और इसके बजाय खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए कठोर सैन्य और कानूनी नियंत्रणों का सहारा लिया। लेकिन क्या उस नियंत्रण की अत्यधिक कठोरता, खासकर 1919 के रॉलेट एक्ट जैसे कानूनों ने उस राष्ट्रवाद को एक ऐसी नई ऊर्जा दे दी जिसने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें ही खोद दी? ये सोचने वाली बात है कि क्या सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की इसी जिद ने ही उनके साम्राज्य के अंत को समय से पहले तय कर दिया था? इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।